हेलो एवरीवन, वेलकम टू लर्निंग एंथुसियास्ट। सो लास्ट क्लास में हमने एक सीरीज़ स्टार्ट की थी बेसिक अकाउंटिंग टर्म्स की। तो आज हम उस सीरीज़ को कंटिन्यू करेंगे इस वीडियो में। तो चलिए बढ़ते हैं अपनी वीडियो की तरफ। तो लास्ट क्लास में हमने कहाँ पर ख़त्म किया था? हमने लास्ट क्लास में पढ़ लिया था परचेज रिटर्न, ठीक है। तो अब आज इस वीडियो में हम स्टार्ट करेंगे सेल्स के साथ में। हमने परचेज पढ़ लिया, परचेज रिटर्न पढ़ लिया, तो अब बारी है सेल्स की। तो यदि आपने पहली वीडियो नहीं देखी है तो ऊपर आई बटन में और नीचे डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक है, आप वहाँ जाकर उसे देख सकते हैं। और चैनल को सब्सक्राइब भी करिए और बेल आइकन को हिट कीजिए। तो चलिए बढ़ते हैं आज के टॉपिक की तरफ। तो फर्स्ट टॉपिक है सेल्स। तो सेल्स क्या होता है? चलिए हम अपने पुराने एग्जाम्पल्स के साथ में कंटिन्यू करेंगे। जैसे एक ABC लिमिटेड है, उसका फर्नीचर का काम है, ठीक है, फर्नीचर का। अब उसने सपोज 100 चेयर्स परचेज की हैं आगे फर्दर सेल करने के लिए, ठीक है। अब उस 100 चेयर्स में से उसके पास ऑर्डर आए 10 चेयर्स के लिए। मिस्टर ए ने उसको ऑर्डर दिया, मिस्टर ए ने उसको 10 चेयर्स के लिए ऑर्डर दिया। अब ABC लिमिटेड ने क्या किया? 10 चेयर्स ए को दे दी चेयर्स, और ए ने उसको हर चेयर के हिसाब से वैल्यू दे दी, ठीक है। तो एक तरीके से ABC लिमिटेड ने जो पोजीशन था, जो एक राइट था चेयर के ऊपर, उस राइट को ट्रांसफ़र कर दिया। किसको? ए को ट्रांसफ़र कर दिया, ठीक है। और उसके बदले में उसे क्या मिला? उसे मिला एक अमाउंट। तो सेल्स मीन्स होता है अपने राइट को, अपने पोजीशन को किसी दूसरे व्यक्ति को ट्रांसफ़र कर देना और उसके बदले में कुछ अमाउंट ले लेना, ठीक है। अब इस यहाँ पर तो ABC लिमिटेड ने चेयर ट्रांसफ़र की है, यानी कि गुड्स, ठीक है, इन मटेरियल फॉर्म। इसकी जगह अगर उसका सर्विस का बिजनेस होता तो वो सर्विस भी ट्रांसफ़र कर सकता था, उसको भी हम सेल्स में ही काउंट करते। जैसे चलिए अब डेफिनेशन देख लेते हैं। A transaction that includes an exchange of services or goods for a certain amount of money. A transaction हमने लास्ट वीडियो में पढ़ा था क्या होता है? exchange of something is called transaction that includes an exchange of services or goods for a certain amount of money. यहाँ पर उसने कुछ मनी उसको रिटर्न किया है, ठीक है। जनरली ये ट्रांसफर्स द ओनरशिप ऑफ द गुड्स एंड सर्विसेज। यहाँ पे हमने बताया कि उसने ABC लिमिटेड ने जो है चेयर की जो ओनरशिप है वो ए को ट्रांसफ़र कर दी है। किसके लिए? इन एक्सचेंज ऑफ मनी। तो दिस ट्रांजेक्शन, दिस होल इवेंट इज कॉल्ड सेल्स, ठीक है। इस होल इवेंट को हम क्या बोलेंगे? सेल्स बोलेंगे। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट टॉपिक की तरफ, जो है सेल्स रिटर्न। अब सेल्स रिटर्न क्या होता है? देखिए, ए ने हमसे चेयर्स खरीदी थी, उस 10 चेयर्स खरीदी थी। अब 10 चेयर्स में से उसको जो नीड लगी वो सिर्फ 8 की लगी, बाकी की 2 थी। उसको लगा कि ये मैं रिटर्न कर देता हूँ, आई डोंट नीड इट। तो उसने क्या किया? उसने ABC लिमिटेड से कांटेक्ट किया और ABC लिमिटेड को वो 2 चेयर्स रिटर्न कर दी, ठीक है, रिटर्न कर दी। तो अब उस रिटर्न को हम क्या बोलेंगे? सेल्स रिटर्न, या फिर हम क्या बोल सकते हैं? रिटर्न इनवर्ड। रिटर्न इनवर्ड क्यों? क्योंकि हमने सेल किया था, चेयर्स बाहर गई थी, ऑर्गेनाइजेशन से बाहर गई थी, और जब रिटर्न वापस आएगा, जब सेल्स वापस आएगी तो चेयर्स ऑर्गेनाइजेशन में फिर से आएंगी, तो इन होंगी, इसलिए इनवर्ड। तो देखिए डेफिनेशन देख लेते हैं। सेल्स रिटर्न ऑल्सो कॉल्ड रिटर्न इनवर्ड व्हेन अ कस्टमर रिटर्न्स द प्रोडक्ट फॉर एनी रीजन इज कॉल्ड सेल्स रिटर्न। और वो जो रिटर्न होता है वो कैश सेल्स का भी हो सकता है और क्रेडिट सेल्स का भी हो सकता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट टॉपिक है हमारा गुड्स। तो देखिए, हमने परचेज पढ़ा, हमने सेल्स पढ़ा, परचेज रिटर्न, सेल्स रिटर्न, ये जितनी भी चीज़ें थी ये किसी एक पर्टिकुलर आइटम में हो रही थी। उस आइटम को ही हम बोलते हैं गुड्स। गुड्स का मतलब होता है दोज आइटम्स जिसमें कोई भी कंपनी बिजनेस करती है। कोई भी कंपनी जिस चीज़ में बिजनेस करती है, जिस चीज़ की मैन्युफैक्चरिंग करती है, जिस चीज़ को सेल परचेज करती है, उसी को हम बोलते हैं गुड्स। दैट पर्टिकुलर आइटम इन विच अ कंपनी डील्स इन, दैट इज कॉल्ड गुड्स। तो देखिए, इट इंक्लूड्स ऑल द थिंग्स विच आर परचेज्ड आइदर टू रीसेल
और टू प्रोड्यूस अनदर फिनिश्ड गुड्स। जैसे कि इस एग्जाम्पल में ABC जो लिमिटेड है, उसका फर्नीचर का काम है, उसने 100 चेयर्स बाई की थी। किसके लिए बाई की थी? पर्सनल यूज़ के लिए या फिर रीसेल के लिए? उसने रीसेल के लिए बाई की थी। तो ये 100 चेयर्स ABC लिमिटेड के लिए है गुड्स, ठीक है। और सपोज अगर ABC लिमिटेड चेयर बाय ना करके लकड़ियाँ बाय करती, वुड बाय करती, तो ये वुड किस लिए बाय करती? 100 चेयर्स बनाने के लिए बाय करती। तो ये एक तरीके का रॉ मटेरियल हुआ। तो अगर ये रॉ मटेरियल उसने परचेज किया था तो ये रॉ मटेरियल भी गुड्स कहलाएगा। तो फॉर मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स कोई भी रॉ मटेरियल जो एक फिनिश्ड गुड्स को बनाने के लिए, फिनिश्ड प्रोडक्ट्स को बनाने के लिए खरीदा जाता है, उसे हम गुड्स बोलते हैं। या फिर कोई भी ऐसा आइटम जो कि रीसेल के लिए खरीदा जाता है, उसको हम गुड्स बोलते हैं। जब वो आता है तो भी गुड्स और जाता है तो भी हम उसे गुड्स की फॉर्म में ही मेंशन करते हैं, ठीक है। तो चलिए इसके बाद बारी है स्टॉक की। तो देखिए हमारे पहले एग्जाम्पल में ABC लिमिटेड ने 100 चेयर्स परचेज़ की थी, उसमें से उसने 90 चेयर्स सपोज सेल कर दी, सोल्ड, ठीक है। अब उसके पास रिमेनिंग बैलेंस कितना बचा? बैलेंस बचा 10 चेयर्स का। तो ये 10 चेयर्स क्या हुई? ये 10 चेयर्स उसके लिए हुई स्टॉक, ठीक है। अब सपोज लेट्स से वो जो फाइनेंशियल अकाउंटिंग है, उनका जो टर्म है वो है 1 अप्रैल टू 31 मार्च, ठीक है। अब 31 मार्च को जब उन्होंने बैलेंस शीट बनाई तो उनके पास 10 चेयर्स का बैलेंस बचा, ठीक है। तो अब 31 मार्च यानी कि क्लोजिंग डेट ऑफ फाइनेंशियल अकाउंटिंग, क्लोजिंग डेट ऑफ बैलेंस शीट, और इस क्लोजिंग डेट को जो हमारा स्टॉक है वो 10 चेयर्स का है। तो इसको हम क्या क्लोजिंग स्टॉक नहीं कह सकते? और अगर हम 31 मार्च को अकाउंट क्लोज होते हैं और नेक्स्ट 1 अप्रैल को हमने नेक्स्ट ईयर के जो अपनी ट्रांजैक्शंस है वो स्टार्ट कर दी, तो नेक्स्ट ईयर की बैलेंस शीट के लिए क्या ये 10 चेयर्स का क्लोजिंग स्टॉक अगले साल के लिए ओपनिंग स्टॉक कहा जा सकता है? तो यहाँ इस एग्जाम्पल से हमें ये पता चलता है कि हमारे 2 तरीके के स्टॉक होते हैं, एक ओपनिंग स्टॉक और एक क्लोजिंग स्टॉक। देखिए कोई अगर नई कंपनी है जो अभी अभी शुरू हुई है, न्यू यूनिट है, उसके लिए कोई ओपनिंग स्टॉक नहीं होगा, लेकिन हो सकता है उसके लिए क्लोजिंग स्टॉक हो, क्योंकि कुछ माल उसका बिक चुका होगा और कुछ माल नहीं बिका होगा, ठीक है। लेकिन अगर कोई पहले से चलती हुई ऑर्गेनाइजेशन है उसके लिए ओपनिंग बैलेंस भी होगा, और पिछले साल ओपनिंग बैलेंस यहाँ तक चला, यानी कि यहाँ पे ओपनिंग, यहाँ पे कुछ उसने परचेज़ किया होगा, उसके बाद यहाँ पे कुछ सेल किया होगा, सेल करने के बाद में कुछ बचा होगा, उसको हम बोलेंगे क्लोजिंग स्टॉक। तो चलिए अब डेफिनेशन देख लेते हैं। डेफिनेशन क्या है? गुड्स ऑब्टेन फॉर रीसेल, गुड्स मतलब माल, ऑब्टेन फॉर रीसेल, यहाँ पे उसने रीसेल के लिए 100 चेयर्स खरीदी थी, और मैन्युफैक्चर्ड, या अगर 100 चेयर्स खरीदने की बजाय वो बनाता फॉर सेलिंग पर्पज दैट आर येट अनसोल्ड, ये 10 चेयर्स जो हैं वो अभी तक अनसोल्ड हैं, ऑन एनी पर्टिकुलर डेट इज नोन एज स्टॉक। और यहाँ स्टॉक कितने प्रकार का होता है? स्टॉक 2 प्रकार का होता है, ओपनिंग स्टॉक, क्लोजिंग स्टॉक। न्यू मैन्युफैक्चरिंग यूनिट के केस में नो ओपनिंग स्टॉक इज देयर, लेकिन कोई ओल्ड मैन्युफैक्चरिंग यूनिट है उसके लिए उसके पास हो सकता है ओपनिंग स्टॉक भी हो और क्लोजिंग स्टॉक भी हो, ठीक है। इट डिपेंड्स कि उसका कितना माल सेल हुआ। अब बढ़ते हैं इन्वेंट्री की तरफ। देखिए जनरली स्टॉक और इन्वेंट्री दोनों सेम ही चीज़ें होती हैं, इंटरचेंजेबली यूज़ हो जाती हैं, लेकिन जनरली हम इन्वेंट्री जो है वो बड़ी कंपनीज़ में, बड़ी कंपनीज़ यानी कि जो मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स होती हैं वहाँ पर ये टर्म यूज़ की जाती है इन्वेंट्री। स्टॉक के जगह पर इन्वेंट्री यूज़ की जाती है, क्योंकि मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स में जो है वो डिफरेंट स्टेजेस होते हैं किसी भी सामान को मैन्युफैक्चर करने के लिए, ठीक है। तो डिफरेंट स्टेजेस पे उनके डिफरेंट स्टॉक्स बच जाते हैं, इसीलिए वहाँ पर इन्वेंट्री वर्ड को यूज़ किया जाता है जनरली, और कोई स्पेशल मीनिंग इसका नहीं है। देखिए जैसे अब कोई मैन्युफैक्चरिंग यूनिट थी, हमारी ABC लिमिटेड हमारी मैन्युफैक्चरिंग यूनिट थी जो कि फर्नीचर बनाती थी। फर्नीचर बनाने के लिए उसने रॉ मटेरियल मंगवाया, रॉ मटेरियल के लिए उसने लकड़ियाँ मंगवाई यानी कि वुड मंगवाया। अब वुड मंगवाया उसने, कई टन वुड मंगवाया, उसमें से कुछ तो यूज़ हो गया, कुछ रह गया। तो जो रह गया, जो बच गया, उसको हम क्या बोलेंगे? इन्वेंट्री ऑफ रॉ मटेरियल, रॉ मटेरियल की इन्वेंट्री। अच्छा, अब कुछ चेयर्स तो पूरी तरीके से कंप्लीटेड थी, ठीक है, और कुछ चेयर्स अभी भी इनकम्प्लीट थी। तो जो इनकम्प्लीट चेयर्स थी उसको हम क्या बोलते हैं?
इन्वेंट्री इन वर्क इन प्रोग्रेस, इन्वेंट्री ऑफ वर्क इन प्रोग्रेस। और जो कंप्लीट हो गई थी उसको हमने फिनिश्ड गुड्स में ट्रांसफ़र कर दिया और सेल कर दिया। सेल के बावजूद कुछ जो इन्वेंट्री बची हैं उसे हम बोलते हैं इन्वेंट्री ऑफ फिनिश्ड गुड्स। ठीक है, डिड यू गेट इट? तो जो इन्वेंट्री स्टार्टिंग में बची हमारे पास, जो हमने परचेज करके रॉ मटेरियल मंगाया, उसकी जो इन्वेंट्री बची उसको रॉ मटेरियल, इन्वेंट्री ऑफ रॉ मटेरियल। प्रोसेस के बीच में जो हमारे पास इन्वेंट्री बच रही है अभी भी फिनिश्ड गुड्स या सेल करने से पहले, उसको बोलेंगे इन्वेंट्री ऑफ वर्क इन प्रोग्रेस। और जो इन्वेंट्री हमारी लास्ट में बिल्कुल टोटल फाइनल प्रोडक्ट्स की बच रही है उसको हम बोलेंगे इन्वेंट्री ऑफ फिनिश्ड गुड्स। इन्वेंट्री और स्टॉक ऑलमोस्ट सेम होते हैं, लेकिन स्टॉक जनरली हम वहाँ यूज़ करते हैं जहाँ पर कोई भी आइटम खरीदा गया हो रीसेल के लिए। ठीक है, और हम इन्वेंट्री वहाँ यूज़ करते हैं जहाँ कोई मैन्युफैक्चरिंग यूनिट हो जिसमें डिफरेंट स्टेजेस पे काम हो रहा हो, तो डिफरेंट स्टेजेस पे स्टॉक निकालने के लिए हम टर्म यूज़ करते हैं इन्वेंट्री। ठीक है, ठीक है। तो अब बारी आती है ट्रेड रिसीवेबल की। ट्रेड रिसीवेबल देखिए, जब हमने सेल किया था, हमने सेल की थी 10 चेयर्स, तो ये हो सकता है कि ए हमसे कहता, मिस्टर ए को हमने 10 चेयर्स सेल की थी, तो अगर ए हमसे कहता कि लीजिए मेरे पास कैश है, आप कैश ले लीजिए, या फिर वो हमसे ये भी कह सकता था कि मुझे उधार पे दे दीजिए, मैं कुछ दिन के बाद उसका पेमेंट कर दूंगा। अगर वो कैश देता है तो वेल एंड गुड, लेकिन अगर वो क्रेडिट पे हमसे खरीदता है चेयर्स तो क्या होता है, उसकी दो कंडीशंस हो सकती हैं। या तो वो जनरली ये कह दे, मिस्टर ए ये कह दे कि मैं आपको एक महीने बाद ये 5,000 रुपये की जो चेयर्स मैंने 10 चेयर्स खरीदी, फॉर एग्ज़ाम्पल, कि मैं उसका पेमेंट 1 मंथ के बाद में आपको कर दूंगा। ठीक है, और ABC लिमिटेड जो है उसने ये अग्री कर लिया, उसने बोला ठीक है भैया 1 महीने के बाद पेमेंट कर देना। ठीक है, लेकिन अब दूसरे केस में ABC लिमिटेड ये कहता है ए से कि नहीं भैया मुझे तो ऐसे यकीन क्या, लेकिन तुम मुझे एक रिटन फॉर्मेट में लिख कर दे दो। तो ABC लिमिटेड क्या करती है, एक पेपर बनाती है, एक बिल मतलब एक लेटर टाइप होता है, उसमें ये लिखती है कि ये जो है मिस्टर ए 1 मंथ बाद मेरे 5,000 रुपये का पेमेंट कर देंगे। ठीक है, अब ए से कहती है तुम इस पर सिग्नेचर कर दो, तो ए इसको एक्सेप्ट कर लेता है और इस पर अपनी एक्सेप्टेंस दे देता है और साइन कर देता है। ठीक है, उसके बाद तो अब ये जो बिल है, ये बिल ABC लिमिटेड के लिए क्या बन जाता है, बिल्स रिसीवेबल। क्यों? क्योंकि इसकी अमाउंट रिसीवेबल है, रिसीव करने लायक है, रिसीव करने वाली है, रिसीव होने वाली है, इसलिए इसको बोलेंगे बिल्स रिसीवेबल। और ए क्या बन गया, ए बन गया हमारा डेटर। अगर यहाँ पर ए कोई बिल नहीं लिखता तो ए को हम बोल देते सिंपल डेटर। तो जब हम क्रेडिट पे माल बेचते हैं तो 2 तरीके हो जाते हैं उसके, एक तो या तो हम बिल्स रिसीवेबल रिसीव कर ले, या फिर एक नॉर्मल डेटर्स बन जाता है जिसको हमने माल बेचा है वो पर्सन। तो देखिए अब डेफिनेशन देखते हैं, दोज पर्सन्स और फर्म्स टू हुम, जिनको गुड्स हैव बीन सोल्ड और सर्विसेज हैव बीन प्रोवाइडेड बट द अमाउंट हैज़ नॉट बीन रिसीव। जिनको गुड्स सोल्ड हो चुका है, मिस्टर ए को गुड्स सोल्ड हो चुका था लेकिन अभी तक उसने जो 5,000 का पेमेंट है वो नहीं किया है। ठीक है, उसको हम डेटर बोलेंगे। और बिल्स रिसीवेबल, अब बिल मतलब ये लेटर बिकम्स BR फॉर द पर्सन हु ड्रॉज किसने ड्रॉ किया था, ABC लिमिटेड ने। तो ABC लिमिटेड कौन था, सेलर था हमारा, सेल किया था उसने। एंड गेट्स इट बैक आफ्टर द एक्सेप्टेंस ऑफ बायर, और ABC लिमिटेड ने इसको इसके एक्सेप्टेंस के बाद अपने पास रख लिया और 1 महीने के बाद उसको उसका पेमेंट मिल गया। ठीक है, अब बारी आती है ट्रेड पेबल्स की। तो जैसे ट्रेड रिसीवेबल था वो हमारा सेल से रिलेटेड था, यहाँ ट्रेड पेबल है। ट्रेड पेबल हमारा परचेज से रिलेटेड हो सकता है। जैसे सेल हम क्रेडिट और कैश में करते हैं, वैसे ही परचेज भी हम कैश में भी कर सकते हैं और क्रेडिट में भी कर सकते हैं। ठीक है, तो अगर कैश में की तो कोई बात नहीं, वेल एंड गुड। अगर क्रेडिट में की तो उसकी भी 2 कंडीशंस होती हैं, एक क्रेडिटर्स और एक बिल्स पेबल्स। सपोज़ ये जो बिल था ABC लिमिटेड ने लिखा था और मिस्टर ए ने एक्सेप्ट किया था, तो ABC लिमिटेड के लिए ये बिल जो था बिल्स रिसीवेबल था और यही बिल मिस्टर ए के लिए बिल्स पेबल बन गया है, क्योंकि इसको ये पे करना है। ठीक है, और अगर ये बिल ना लिखा जाता, ABC लिमिटेड कोई बिल नहीं लिखता, तो ये मिस्टर ए जो था
उसके लिए एबीसी लिमिटेड क्या बन जाता है, क्रेडिटर बन जाता है। क्रेडिटर मतलब लेनदार, लेनदार मतलब जो हमसे पैसे लेता है, ठीक है। ए से पैसे लेने वाला उसके लिए लेनदार बन जाता, ठीक है। और यहाँ पे जो डेटर होते हैं वो होते हैं देनदार, जो ऑर्गेनाइजेशन को पैसा देते हैं, ठीक है। तो अब डेफिनेशन समझ लेते हैं। क्रेडिटर्स दोज पर्सन्स और फर्म्स फ्रॉम हुम, जिनसे गुड्स हैव बीन परचेज्ड, गुड्स या तो परचेज किया गया है, एंड पेमेंट हैज़ नॉट बीन मेड टिल नाउ, और पेमेंट उनको अभी तक किया नहीं गया। हमने गुड्स परचेज कर लिया एबीसी लिमिटेड से और इनको पेमेंट अभी तक नहीं किया, तो एबीसी लिमिटेड क्या बन गए, क्रेडिटर्स ए के लिए। और बिल्स पेबल क्या होता है, अ बिल बिकम्स बीपी, बिल्स पेबल फॉर द पर्सन हु एक्सेप्ट्स इट, जो इसको एक्सेप्ट करता है। किसने एक्सेप्ट किया, ए ने एक्सेप्ट किया, तो ए के लिए ये बिल्स पेबल बन गया। एंड सेंड्स इट टू द ड्रॉर, ड्रॉर कौन था, ड्रॉर मतलब जो बिल्स को ड्रॉ करता है। ड्रॉ किसने किया था, बिल एबीसी लिमिटेड ने। तो अगर जब ए साइन करके एबीसी लिमिटेड को वापस कर देता है तो वो बिल ए के लिए बीपी बन जाता है, और वही बिल एबीसी लिमिटेड के लिए क्या बन जाता है, बीआर, यानी कि बिल्स रिसीवेबल। तो चलिए आज की वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए और अपना ख्याल रखिए। थैंक यू सो मच।